श्री राधे गोविंद। कुछ लोग सोने होने तो नहीं गए? जैसे पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे ज़्यादा समय नहीं है अभी, आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आप लोग एकत्रित हो गए हैं। 2:45 हुआ ना अभी? हाँ, 1 घंटा खा गए हैं। तभी ना इधर का ना उधर का रहे हैं, बीच का हो गया। वैसे अभी 4 बजे को मोहन गौर चंद्र प्रभु आएंगे, जो कि कुरुक्षेत्र। हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। कुरुक्षेत्र टेम्पल की वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो यहाँ आएंगे, तो उनसे भी मिलेंगे। उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया हुआ है कुरुक्षेत्र धाम के विषय में। उनसे रिक्वेस्ट करते थोड़ा बहुत हमें भी सुना है। तो तब तक हम वैसे ये टॉपिक 1-2 पॉइंट्स है, वो लेने के बाद थोड़ा सा मनन के विषय में मैं चर्चा करता हूँ। अभी आप लोग अभी यहाँ से हम सभी ब्रह्म सरोवर जाएंगे, तो ब्रह्म सरोवर में जल्द से जल्द नहाएंगे, और नहाने के बाद सभी लोगों को समय दी जाएगी सोचने के लिए। उस समय कोई लेक्चर नहीं सुनेंगे, उस समय कोई बुक नहीं पढ़ेंगे, उस समय कोई चैंटिंग नहीं करेंगे, ना कोई कीर्तन करेंगे। ये सारा ना करके सभी आपस में बैठकर गप्पे मारे तो पूरा ही बर्बाद हो जाएगी। उस समय मुनि बन जाना चाहिए। मुनि मतलब कोई 2 लोग साथ में नहीं बैठते हैं। मुनि कभी 2 लोग साथ में नहीं बैठते हैं, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, कहीं इधर उधर बैठेंगे। पूरा ब्रह्म सरोवर बहुत बड़ा है, वैसे तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है, तो आप लोग देखिए कहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं, जैसे थोड़ा सा एकांत में आप लोग सोच सकें। So this is time exclusively to think about your own self. केवल ये अपने लिए ही, अपने विषय में सोचने का समय है। हाँ, क्या है? बस हमेशा कुछ ना कुछ लटका ही रहता है, क्या करें। तो बच्चों का फिर लगा दो सेवा। प्रभु जी लोग तो वैसे ही बेजमींदार हैं। जल समाधि देखते हैं बच्चों का क्या। तो पहला प्रश्न है कि क्या आप सभी लोगों ने जो लेक्चर सुनने के लिए हमने कहा था वो सुन चुके हैं? सभी सुना? कौन कौन सुने हैं? ओके, तो उसके अंतर्गत पूरा एनुअल, पूरे ईयर की प्लानिंग कैसे करना है, क्या है, इसी के विषय में पूरा चर्चा हुआ है। टाइम मैनेजमेंट के संबंध में भी इन पर, और प्लानिंग किस प्रकार से करें, तो उसके संबंध में पूरा हमने उसमें बताया हुआ है। बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू हैव टू थिंक, यू नीड टू हैव नॉलेज टू थिंक अबाउट। आपके पास नॉलेज होना होगा किस विषय पे सोचे ना।
देन जो जिस नॉलेज के आधार पर आपको सोचना था तो वो सारा मैंने उस लेक्चर में वही मैंने सारी चीज़ें बताया है। जो लोग नहीं सुने हैं, अब लोग प्रयास करना भी चलते चलते जब निकलेंगे यहाँ से, जैसा सेशन ख़त्म हो जाएगी तो तुरंत आप लोग सुनिए। हालांकि वो शायद 2 आवर्स की सेशन है, ठीक है, जितना भी आप सुन पाएँ फिर आप लोग सुनने का प्रयास करें ताकि एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू मेडिटेट अपॉन, थिंक अपॉन। एंड एक तो इस विषय पे आपको सोचना है जो देन फिर आप अपनी पूरा एनुअल, पूरा इस साल दैट इज 2025-26 में आई मीन व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स रहेंगे इन टर्म्स ऑफ योर बुक रीडिंग, इन टर्म्स ऑफ हियरिंग, इन टर्म्स ऑफ चैंटिंग, इन टर्म्स ऑफ योर relationships, in terms of I mean और वैष्णव सदाचार एंड फिर वैष्णव क्वालिटीज इत्यादि के संबंध में टू मेक योर चार्ट एंड प्लानिंग करिए। एंड प्लानिंग को यस यू हैव एनुअल टारगेट्स है, फिर एनुअल टारगेट्स को आपको वीकली टारगेट्स के रूप में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, वीकली टारगेट्स के रूप में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। बिकॉज वीकली टारगेट्स होने पर देन फिर आप अपने आप को एसेस कर पाएंगे कि आई मीन यू मतलब आप ऑन पार है या नहीं, मतलब आप उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे, क्या है, आप अपने आप को एसेस कर पाओगे। तो उस प्रकार से आप अपना एक एनुअल टारगेट्स एनलिस्ट करेंगे एंड फिर वीकली आप क्या क्या करेंगे उस एनुअल टारगेट तक पहुंचने के लिए, वो ब्रेक डाउन पॉइंट्स भी आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो इससे आपको पूरा साल भर में करना क्या है ये आपके दिमाग में अभी फिट है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू रीड, आपको कौन सा पुस्तक उठाना है करके डिसाइड करने में ही आधा घंटा निकल जाता है 35 मिनट, आधा घंटा निकल गया और 5 मिनट जो है पुस्तक उठाए, कवर देख लिया और रख दिया, तो ऐसा हो जाता है। एंड फिर जब प्लान रीडिंग नहीं होता है देन फिर वो हैफेज़ार्डली चलता रहता है। तो उसी प्रकार से हियरिंग भी हो, तो ये सारे चीज़ें हैं। एंड फिर जैसे वैष्णव सदाचार के विषय में भी मैंने उसके अंतर्गत मैंने बताया, आप सोचिए कि मेरे कौन सा वैष्णव सदाचार के सिद्धांत आप अभी के समय पर पालन कर रहे हैं, फिर कौन सा सिद्धांतों को आप इस साल पालन करना शुरू करना है। मान लीजिए सम पर्टिकुलर प्रिंसिपल आप नहीं पालन करते हो तो फिर आप लिख सकते हो यस मैं प्रसाद खाने के पहले महाप्रसाद गोविंद प्रार्थना नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। बट आइडियली क्या करना चाहिए, पढ़कर खाना चाहिए ना, पढ़े बिना सीधा मैं लग जाता हूँ। देन फिर वो महाप्रसाद प्रार्थना पढ़ने की एक नियम जो है अपने जीवन में ऐड कर दिया, ठीक है इस साल मैं ये करूँगा, ये करूँगा। एंड उसी प्रकार से इन टर्म्स ऑफ मान लीजिए कि आपको प्रसाद खाने का स्टैंडर्ड के संबंध में अभी के समय पर थोड़ा बहुत मैं थोड़ा लहसुन प्याज नहीं मिला हुआ है देन फिर वो भोग लगा कर खा लेता हूँ। बट अभी फिर हम ध्यान रखेंगे ठीक है, हम अगर उस प्रकार की चीज़ लेना भी है कम से कम मंदिर से ले लेंगे। एंड मंदिर में आप सभी लोगों की संतुष्टि के लिए और शॉप खोल रहे हैं और दुकानें खोला जा रहे हैं ताकि अपना तुष्टि जो भी है वही कर ले, वही कर ले। तो व्हाट इज़ दैट, तो उस प्रकार से आपके स्टैंडर्ड को फॉलो करें, किस प्रकार से अपने स्टैंडर्ड का आपको रेज करना है। जब तक आप इस प्रकार से नहीं सोचेंगे ना तो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर आप एक ही स्तर पे रह जाएंगे, एक ही स्तर पे रह जाएंगे। एंड फिर आपको मतलब जस्ट यू आर पासिंग ऑन ईयर्स विदाउट एनी टैंजिबल प्रोग्रेस
इन एनी गिवन ईयर। कोई मतलब कोई प्रगति के बिना ही आपकी साल साल बीतते जाएगी। तो उसके लिए देन फिर थोड़ा सा ये प्लानिंग अगर करें देन फिर आप लोग आपको खुद भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। when नेक्स्ट ईयर जब आप सोचेंगे यस मैंने पिछले साल मैंने क्या की, व्हाट इज माई प्रोग्रेस इन द लास्ट ईयर, लास्ट 2024-25 में मेरी क्या प्रोग्रेस रहा है। आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैंने इतना ये पुस्तकें मैंने पढ़ी है, इतना लेक्चर्स मैंने सुना है और मैंने इतने राउंड्स मैंने की है और फिर ये वैष्णव सदाचार के प्रिंसिपल्स में पालन कर रहा हूँ। पहले ये मतलब ये वैष्णव क्वालिटी मेरे में नहीं था तो अभी मैं इसको मैंने पिछले साल इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है करके आप सोचेंगे देन फिर यू विल डिराइव ठीक है कुछ तो मैंने किया है, कुछ तो मैंने किया है। अगर ऐसा कुछ है ही नहीं आपकी डायरी में देन फिर आपकी प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ भगवान ही नाप पाएंगे, भगवान ही नाप पाएंगे। तो इसलिए आप अपना डायरी में आज ही लिख लीजिए 2026 में आपके क्या पैरामीटर्स है, आप अपने आप को नापना चाहेंगे। ये 5 पुस्तकें मुझे मुझे पढ़नी हैं और ये इतने आवर्स ऑफ रीडिंग करनी है, इतनी आवर्स ऑफ हियरिंग, इस प्रकार से जो भी मैंने उस लेक्चर में कहा है तो सुनकर आप लोग थोड़ा सा उस हिसाब से एनुअल प्लानिंग करो। देन फिर उसी को ही ब्रेकअप करके वीकली आप टारगेट्स रखना होगा, वीकली अपने टारगेट्स रखना होगा। एंड उसके साथ साथ में साधना एंड सेवा के संबंध में भी मैंने बताया होगा। उसमें बेसिकली साधना सेवा सदाचार 3 कैटेगरीज हमने उसमें साधना सेवा सदाचार एंड संबंध। वैसे इस पूरा ट्रिप में हम केवल रिलेशनशिप्स के विषय में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसलिए रिलेशनशिप्स के विषय में भी यू कैन थिंक ओवर कि वेयर डू आई लैक, मैं मतलब अभी ये पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस हुआ है, फिर कौन सा पॉइंट्स में मैं लैक करता हूँ एंड कौन सा पॉइंट्स में मुझे इम्प्रूव करनी है। सो यू कैन थिंक ओवर एंड फिर आप अपना नोट्स को भी रेफ़र करके तो फिर उन पॉइंट्स को कैसे अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे देन वो आप लिखिएगा। तो इन 4 कैटेगरीज में आपको अपना एनुअल प्लानिंग करनी है। क्या क्या हुआ? साधना, हाँ, साधना सेवा सदाचार और संबंध, इन चारों कैटेगरीज में अपने एनुअल प्लानिंग करें एंड उसको वीकली ब्रेकअप भी दे। एंड फिर जब ब्रेकअप भी देने के बाद देन फिर वही ब्रह्म सरोवर है ही ना, ब्रह्म सरोवर पे ही तो सारा काम करने वाले आप लोग। ब्रह्म सरोवर पे ही सारा काम करने वाले, ये ब्रह्म सरोवर। हाँ, स्वास्थ्य भी तो है, अब भूल गया, स्वास्थ्य भी यही पहला है। 5 हो गया। स्वास्थ्य, साधना, सेवा, संबंध, सदाचार संबंध, 5 हो गए, 5 कैटेगरीज। तो ये ब्रह्म सरोवर पे ही हम सभी ये संकल्प लेंगे। ब्रह्म सरोवर बहुत ही पावरफुल है। वैसे कहा जाता है ब्रह्म सरोवर में जो एक बार नहाता है उनको एक अश्वमेध यज्ञ करने के फल मिल जाता है। आप लोग अभी मुफ्त में अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जाकर डुबकी लगाएंगे, ये अश्वमेध यज्ञ हो गया। जिनको 2 करना है 2 बार डुबकी लगाएंगे, जिनको करते रहना है डूबे रहेंगे। सब बार डुबकी लगाते ही इंद्र बनकर निकला। फिर इंद्र आएंगे, अरे मैं भी 100 डुबकी लगाता। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी
सारा ब्रजवासियों के साथ, द्वारका की रानियों के साथ, हस्तिनापुर से सभी लोग आकर फिर इसमें खास करके जो सोलर एक्लिप्स जो होता है, सूर्य ग्रहण, उस समय सभी लोग यहाँ पर आकर नहाते, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड कि उस समय सारे ही ब्रह्मांड के अंदर सारा पवित्र नदियों के समागम जो है इस सरोवर में होता है करके, इसलिए फिर उस दिन जो भी इस सरोवर में स्नान करता है उनको सारा पवित्र नदियों में, पवित्र तीर्थों में स्नान करने की फल उन्हें मिलता है, मिलता है। तो वैसा काफ़ी पावरफुल स्थान पर आप लोग ये काम करने जा रहे हैं एंड ये मनन करने जा रहे हैं। तो एक बार आप अपना पूरा चीज़ें लिखने के उपरांत जो भी आपकी फाइनल संकल्प स्टेटमेंट्स जो निकलेंगे इस साल की, ये संकल्प रहेगा, देन आप जाओ नीचे पानी में जाओ और पानी उठाकर संकल्प लो, आज मैं शपथ खाता हूँ आज मैं शपथ खाता हूँ कि मैं इतना साधना करूँगा, ये सेवा करूँगा मैं, और ये मैं श्वास के संबंध में ये नियम में पालन करूँगा, दिस ऑल थिंग्स में करूँगा करके आप शपथ खाओ। देन उसके बाद आप लोग यहाँ आना। तो ये मनन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि यूजुअली पीपल मिस आउट। वैसा प्रभु जी काफ़ी इंकरेज करते सच्चिदानंद प्रभु के संबंध में। ही सेज कि व्हेन इट इज़ गिवन इन द स्क्रिप्चर्स कि 1 hour स्पेंट इन मनन, 1 घंटा जो आप मनन करते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 hours ऑफ श्रवण। 100 घंटे श्रवण करने का फल आपको 1 घंटे मनन करने से मिलता है। 1 घंटे मनन करने से मिल जाता है। मतलब आप सोचिए कि हम पूरा 3 दिन लगातार हम कुछ सेशंस करने के बावजूद भी हमारा 100 नहीं 50 भी नहीं होने वाली है। तो उससे अधिक फल जो है आपको केवल मनन करने से मिलता है। बिकॉज मनन करने से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ टू ब्रिंग दीज प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। इन सिद्धांतों को मुझे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करनी है, इसके विषय में आप सोच रहे हैं ना। एक तो मनन के अंतर्गत एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है, अपने अंदर ही तर्क करके जो भी यहाँ पर डिस्कस की गई है तो उसके विषय में आप अपने अंदर तर्क कर सकते हो। यू विल हैव टू अप्लाई योर इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दी प्रिंसिपल्स डिस्कस्ड। एक तो मैं अपना इंटेलिजेंस से मैंने बताया, देन उन्हीं सिद्धांतों का आप अपनी बुद्धि उपयोग करके समझना होगा, एंड फिर इस प्रकार से समझकर देन फिर उसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन के विषय में प्लानिंग करें। बिकॉज ये हम कभी करते नहीं है ना, ये चीज़ कभी करते नहीं है। जनरली लेक्चर सुनते छोड़ते, लेक्चर सुन लिया हो गया, इस प्रकार से कितने नोट्स भर देते, कितने सारे लेक्चर सुन लेते, कितना कुछ हो जाता है, बट हमने जो सुना है वो उसको अप्लाई करने के संबंध में कभी 5-10 मिनट भी स्पेयर नहीं कर पाते हैं। बट बात यही है ना कि एज लॉन्ग एज यू डू नॉट अप्लाई व्हाट यू आर हियरिंग, देन how can it be effective? How can your hearing be effective? वो प्रभावशाली कैसे बन पाएगा ना। इसलिए उस दिन गुरु महाराज भी बता रहे थे, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हियरिंग। एक तो श्रवण दशा हुआ, फिर उसके बाद स्मरण दशा होता है, फिर उसके बाद वरण दशा होता है। श्रवण दशा में यू सिंपली हियर, आप केवल सुनते हो। स्मरण दशा के अंतर्गत आपने जो सुना है उसके ऊपर आप सोचकर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो। एंड वरण दशा के अंतर्गत यू अप्लाई व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, जो आपने सुना है, समझा है, उसको आप अपना जीवन में अप्लाई करने लगेंगे, ये वर्ण दशा होता है। एंड जब तक ये सारे स्टेजेस कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपकी श्रवण
कंप्लीट नहीं माना जाएगी। इट इज़ जस्ट यार मतलब आप केवल एक ही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, बाकी तो आपने छोड़ ही दिया होगा। इसलिए बाकी चीज़ें भी हमें करनी है, इसलिए ही ये मनन की समय हम दे रहे हैं। इसलिए फिर कहीं इधर उधर घूमो मत, उस समय एक ही स्थान पर बैठो, इधर उधर देखिए मत, एंड फिर ऐसा स्थान पर बैठो जिससे आपकी ज़्यादा कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, बिकॉज वैसे भी वहाँ पर तो लोग रहेंगे, बट फिर भी कोई ऐसा स्थान ढूंढिए कि जहाँ पर थोड़ा सा आप अपने लिए सोच सके, अपने लिए सोच सके। एंड जब रिलेशनशिप्स के विषय में खास करके आप लोग सोचेंगे, देन फिर जो भी कंटेंट अब आज और कल आप लोगों ने सुना है उसके विषय में सोचना होगा, उसके विषय में सोचना होगा। कभी कभी थोड़ा सा पिंच करेगा आपको, कभी कभी पिंच करेगा, अरे टफ लगने लगेगा, अरे ये बिकॉज अपने गलतियों को निकाल रहे हैं ना, अपने गलतियों के विषय में सोचते वक्त देन फिर थोड़ा सा लगता है अंदर, कोई बात नहीं लगने दो, कोई बात नहीं लगने दो, बट धैर्य करके सोचिए, सोचिए तो अपना गलतियां निकालो। फिर जब तक गलतियां नहीं निकालेंगे तो आपको कौन सा विषय पे इम्प्रूव करना है आपको पता नहीं चलेगा ना। तो उस प्रकार से यही सारा काम आज आप लोगों को ये 1.5 आवर की टाइम पे करना है। लगभग 4:30 बजे प्रयास करेंगे यहाँ से निकले, 5 बजे वहाँ पहुँचेंगे, तो जल्द से जल्द आप लोग नहा लीजिए। 5:30 से लगभग 7 बजे तक सभी लोग मनन करिए। अगर नहाने में अगर आप लोग देरी कर देंगे ना, ब्रह्म सरोवर में एकादश में एक एक्स्ट्रा कर लेता हूँ करके ज़्यादा डुबकी लगाने लगे, नश्वमेध यज्ञ होगा बट भक्ति नहीं होगा, है ना। तो फिर इसके लिए थोड़ा सा समय आज हम इसलिए फिर कोई सेशन वगैरह नहीं रख रहे हैं, एंड ये इसकी इम्पोर्टेंस आप लोग समझिएगा। एंड किसी के पास नोट्स है जो पिछले बार जो हम लोगों ने चर्चा की उसके नोट्स किसने बनाए? तो अभी क्या करेंगे ना, जो लोग सुने नहीं हैं उनके लिए एक सिनॉप्सिस पढ़कर सुनाएंगे। जिन लोगों ने नोट्स बनाई वो सिनॉप्सिस पढ़कर सुनाएंगे, कम से कम उस जनता को थोड़ा सा मदद हो जाए। जिन लोग जो आलसी लोगों को भी हम कहाँ छोड़ेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ। तो एक बार सिनॉप्सिस वैसा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हर कोई, जैसे ये 5 टॉपिक्स है श्वास, साधना, सेवा, संबंध के विषय में, तो इन सारे चीज़ों के विषय में आप लोग एक एक पढ़कर सुनाएंगे भी। एंड इसी में ही इसमें मैंने मोबाइल के विषय में भी मैंने बताया उस दिन, मोबाइल के विषय में भी है, नहीं है मोबाइल के विषय में, ये तो फिर सेपरेट कैटेगरी बनाना होगा। जो गूगल के रिकमेंडेशन होता है वो मान के अपने जो भी लेक्चर ये करनी वो नहीं करनी है। यस, तो अभी क्या टाइम बचा है? 4 बज गया। इसके संबंध में है तो आप पूछिएगा, अभी जो डिस्कस करें। हाँ, ये राइट डाउन करना बिल्कुल पेपर में, आपको आपका जो भी प्लान है पेपर में होना होगा। आपने मन में सोच लिया तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल पेपर में आपके एनुअल प्लान भी, वीकली कमिटमेंट्स भी, ये पेपर में होना होगा। एंड वो पेपर आप मुझे सबमिट करेंगे भी। तो थोड़ा सा मैं मोबाइल के विषय में मैं बताता हूँ, देन फिर उसके बाद बाकी
जो 5 चीज़ें हैं, तो उसके विषय में एक एक व्यक्ति जो है सिनॉप्सिस पढ़ सकते हैं। मोबाइल के विषय में इसलिए हम बता रहे हैं कि बिकॉज दिस हैज़ बिकम अ वेरी बिग मीनिंग फॉर I mean, it has become one of the biggest hurdle in our practice. सबसे बड़ा एक बाधा बन गई मोबाइल हर किसी का जीवन में। सो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल व्हाट ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग मेड फॉर। ये सारा टेक्नोलॉजी बनाने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? हमारा जीवन को आसान बनाना, जो काम 100 घंटे में हो सकता है वो काम कुछ ही मिनटों में, सेकंड में हो जाए। इससे क्या होगा? टाइम सेव हो जाए। तो वन ऑफ द पर्पस इज टू सेव टाइम, टेक्नोलॉजी का। तो ऐसा संदर्भ में मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग इतना टेक्नोलॉजी उपयोग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या टाइम सेव कर पा रहे हैं? सो वी आर ऑल यूजिंग ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ये वो सारा कुछ हम उपयोग कर रहे हैं। अल्टीमेट द पर्पस इज टू एक्चुअली टू कट डाउन, सेव टाइम। सेविंग टाइम इन द सेंस कि जब हम टाइम सेव करेंगे, वी शुड बी मोर फ्री देन बिफोर। पहले से ज़्यादा हमें फ्री होना चाहिए था, बट हो क्या रहे हैं? बिजी हो रहे हैं या फ्री हो रहे हैं? बिजी हो रहे हैं। तो इसका मतलब द पर्पस ऑफ द टेक्नोलॉजी इज बीइंग अचीव्ड और नॉट? नो। तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है। ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है। जिस चीज़ के लिए ये पूरी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, टाइम सेव करने, काम आसान करने, काम जल्दी करने, जब सारे काम जल्दी हो जा रहे फिर भी समय क्यों नहीं मिल पा रहे? समय नहीं क्यों मिल पा रहा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसके कारण जिस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करनी चाहिए उस प्रकार से हम नहीं कर रहे हैं। That is why we need to think about whether we are using technology or technology is using us. क्या मैं टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी मुझे यूज कर रही है? You are said to use technology when you have control over your usage. जब ये समझ में आया बात, जब आपकी यूसेज के ऊपर आपकी कंट्रोल है तब आप कह सकते हो कि आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे करके। बट अभी के समय पर हमारे यूसेज पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। रादर टेक्नोलॉजी इज डिक्टेटिंग टर्म्स टू अस। टेक्नोलॉजी डिक्टेट कर रही है, वो जिस प्रकार से डिमांड्स दे रही है तो वो उस प्रकार से हम अपने आप को हम एडजस्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज डिक्टेटिंग टर्म्स, वी आर नॉट डिक्टेटिंग टर्म्स। सो वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रादर टेक्नोलॉजी इज इन कंट्रोल ऑफ अस। ये क्लियर है सभी को? हम टेक्नोलॉजी का कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है। तो ये बिना समझकर आज की साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स को विषय में सोचे बिना, इसके विषय में आप देखना आगे जाकर I mean all of us are going to become literally slaves in the hands of technology as it is already happening.
हम सभी लिटरली हम स्लेव्स बनने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी के हाथों में। एंड यही टेक्नोलॉजी आकर हमें हमारी पिटाई करेगी, मारेंगे, कुछ भी करेंगे। जैसा अभी वो चाइना में शुरू हो गया ना रोबोट्स, हर काम के लिए रोबोट को लगा दिया जा रहे हैं। अभी काम वाली को निकाल दे रहे हैं, रोबोट को लगा दे रहे हैं। देन थोड़ा सा वो रोबोट थोड़ा सा और बुद्धिमान हो जाए, देन वो सोचेगी कि मैं इनकी काम में क्यों करूं। अगर वो अहंकार वाली पैकेज उनमें इंस्टॉल कर दे हमारा सर्वनाश कर देगी। हम अपने ही अहंकार संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी अहंकार कहाँ संभाल पाएंगे। तो ये दिक्कत हो जाए। तो इसलिए एटलीस्ट वी पीपल having taken shelter of Krishna, at least we should understand maturely कि we should try to use technology rather than being used by technology। तो उसके लिए हमें प्लान आउट करनी चाहिए। एंड इन टुडेज वर्ल्ड सबसे ज़्यादा लोग पहले पीपल वर अटैच टू बिग स्क्रीन्स, लेटर ऑन स्मॉल स्क्रीन्स जो कि टीवी है। पहले ज़्यादातर लोग सिनेमा हॉल में जाया करते थे सिनेमा देखने जाया करते थे। आजकल इतना ज़्यादा तो पता नहीं मुझे भी अभी क्या स्टेटस है। इतने सारे मल्टीप्लेक्स वगैरह तो हाँ तो रहे हैं, अभी भी जाते लोग जाते हैं। अच्छा वो भी चल ही रहे हैं। ठीक है, तो बिग स्क्रीन भी है, स्मॉल स्क्रीन भी है, और फिर अभी मिनी स्क्रीन भी है, मोबाइल स्क्रीन। अभी सभी लोगों के अटैचमेंट जो है ये मिनी स्क्रीन पे आ गया। टीवी में जो चलेगा पूरा परिवार को वही टीवी देखना है। मोबाइल देखे तो फिर हर कोई अपना दादी नाना जो है वो अपना सीरियल देखेंगे, बच्चे अपना देखेंगे, माता पिता अपना देखेंगे, जो मर्जी जो देखे, कोई नहीं करना। सभी को अपना अपना छोटा छोटा स्क्रीन मिल गया। तो सभी पीपल आर मोर इनटू द स्मॉल स्क्रीन। एंड इसके अंतर्गत इसकी यूसेज में थोड़ा सा हमें अपने आप को नियंत्रण करना है। तो सम प्रिंसिपल कुछ टिप्स जो है जो मे बी आप लोगों को जो मदद कर सकती है, जो कि कई लोगों को कुछ लोगों को जब मैंने बताई उनको भी काफ़ी हेल्प हुई है, तो मे बी आप लोगों को भी हो सकता है। तो आप लोग देखिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ये देखना है कि ओहो यार 1 मिनट है। हाँ, हरे कृष्ण जी, नंदनाम going fine Baji, fine। I heard that you are coming। When you are planning Prabhu? साक्षी गोपाल को काफी सारे कई साल से काफी प्रयास रहा है इस इतना बड़ा नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण करने। ये पूरा आप कल देखेंगे जब वहाँ पर जाएंगे ना, पूरा एक कृष्णा जी रथ का पूरा बड़ा मंदिर एक रथ की शैली में बना हुआ है। घोड़े जो होते हैं huge horses and huge wheels, आप सोच सकते हैं। तो उस प्रकार के मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। शोभा महाराज जी का काफ़ी वेरी क्लियर प्रोजेक्ट है। महाराज जी का ही एंकरेजमेंट यहाँ पर, तो कृष्ण गोपाल जी का ही ये इच्छा था ज्योति सर के बगल में ही कुरुक्षेत्र में एक मंदिर, विशाल मंदिर का निर्माण किए एंड उस गोपाल की इच्छा पर गोपाल महाराज जी पूरा कर रहे हैं। पंजाबी पाक डेयरी वहीं से ही है, हमारे घर से ही है। तो वहाँ से प्रभु जी महाराज जी के कहने पर यहाँ पर सेवा संभालने यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर प्रभु जी की टीम जा रही है, यहाँ पर आकर उनकी चीज़ संभालते हैं।
उसके साथ साथ अनेक प्रकार की काफ़ी खोज आने के बाद यहाँ पर कुरुक्षेत्र और हरियाणा के अंदर काफ़ी कृषि को काफ़ी बोझ मिला है। कई सारे बड़े बड़े स्तर पर कई प्रकार करते हैं, खासकर कभी रिसेंट टाइम्स में रोजी ने एक गीता प्रोग्राम किया है कि हमको ऑर्गेनाइज करवाए थे हरियाणा गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ, सीएम से वगैरह मिलके उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ अभी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपने देखा ही होगा, उनके साथ भी अच्छा ग्राउंड है, उनके साथ भी कोलैबोरेट करके गीता प्रोग्राम लॉन्च किया। तो उसमें लगभग 46,000 students have participated. अभी इसी मॉडल को, बिकॉज ये काफी सक्सेसफुल हो गई है ये मॉडल, इसी मॉडल को अभी इस साल IMSC की ओर से पूरा ऑल ओवर इंडिया रेप्लिकेट कर रहे हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया में एक ही ओलंपियाड में सभी कैंपस जो है अपनी एरिया में करेंगे, बट सभी लोग मिलकर एक प्रोग्राम नहीं है। तो इस प्रकार से सभी लोग मिलकर एक प्रोग्राम करने वाला चीज बहुत ही रेयरली है होता है, बट दिस इज वन ऑफ द स्टैंड दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इसमें भी रोजी काफी एक्टिव रोल ले रहे हैं, बिकॉज ही इज वन हु काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट उन्होंने ही बनाया है, उसी कॉन्सेप्ट का भी बनाई डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कई और भी एक्टिविटीज उन्होंने किया है, खासकर इसमें यही रहा था कुरुक्षेत्र धाम के विषय में भी। जब लोग जाने जब भी हम एनआईटी से मीटिंग में जाते हैं, कुछ ना कुछ कुरुक्षेत्र के अवसर में कोई काम करना हो तो कुछ मिलता है कि दिस इज दीस आर रीजन डेवलपमेंट्स ये हमारे डिस्कवरीज रही है। इसमें क्या रिपोर्ट आता है 360 बिलियन पास्ट एंड प्लेसेस इन कुरुक्षेत्र, उस प्रकार कई सारे चीजें रिसर्च करके इन सारे चीजों को निकालकर दुनिया को प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदर योगदान देगा एंड सीधा उनसे जिसने कुरुक्षेत्र विषय में स्टडी किया उनसे मुकाबले हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं शायद सेमिनार के मध्य में मैंने डिस्टर्ब किया। मुझे जो सूचना मिली थी इस समय शायद आपका ब्रेक चल रहा था और 4:30 बजे से सेशन होना था। वही होना था, बट ज़्यादा परेशान था। तो मैं प्रभु जी से मिलने का संग लेने की लालसा थी, तो मैं कल प्रभु जी आप लोग सभी हमारे जो नव मंदिर निर्माणाधीन मंदिर है, आप वहाँ पे आएंगे, परंतु मुझे कल किसी कारण की वजह से निकट के प्रचार क्षेत्र में जाना होगा, तो मैं मिलने के लिए प्रभु जी से अभी आया और आप सबसे मिलकर भी कृतार्थ हो रहा हूँ। हरे कृष्ण। नोएडा में भक्तों से मेरा इंटरेक्शन इसके पूर्व भक्ति शास्त्री कोर्स के माध्यम से होता, जब बुद्धिमंता प्रभु ने जबरदस्ती मुझसे एक सेशन पूरा दिलवाया भक्ति वेदांत अकेडमी में। अगले साल भी वो अप्रोच कर रहे थे, मैंने एक छुट्टी ली, उन्होंने मुझे 1 वर्ष का छुट्टी दीजिएगा। इट्स बीन वेरी काइंड टू एंगेज में। तो आप सभी का स्वागत है कुरुक्षेत्र धाम में। हरे तो कुरुक्षेत्र, आप हम सभी का जो आंदोलन है, श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन जो है, ये 2 प्रमुख चीज़ों पर आधारित है। पहला भगवत गीता, है कि नहीं? प्रभुपाद जी जैसे वेस्ट में के पहली पुस्तक जो उन्होंने रेडी की वो थी भगवत गीता। इनफैक्ट भागवतम के पूर्व भी प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी थी, जो कि चाय और उसके एक्सचेंज हो गई, परंतु भगवत गीता हमारी जो आंदोलन का आधार है। तो भगवत गीता कहाँ पे बोली गई? कुरुक्षेत्र में बोली गई। और भगवत गीता में भी अगर हम देखें, पहला उपदेश क्या है, पहला श्लोक क्या है?
धर्म क्षेत्र मतलब पूरा श्लोक तो चलिए आगे है, परंतु पहला पहला लाइन क्या, पहला पहला इंस्ट्रक्शन भगवत गीता का यह है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। आप लोगों ने खेत शब्द सुना है? खेत, खेत का मतलब क्या होता है? जहाँ पे फार्म, जहाँ पे कुछ उग रहा है ना। तो ये खेत शब्द कहाँ से आया? खेत, जैसे क्षत्रिय को कई लोग खत्रिय बोलते हैं ना, वो प्रोनाउंसिएशन अपभ्रंश की वजह से। सो क्षत्रिय से खत्रिय बन गया, वैसे ही क्षेत्र से क्षेत्र बना और वही क्षेत्र खेत में बदल गया। तो चावल के खेत में क्या उगता है? गेहूं के खेत में क्या उगता है? और धर्म के खेत में क्या उगेगा? धर्म। तो ये वो स्थान है जहाँ की सॉइल में धर्म उगता है, जहाँ पे आने से धर्म उगता है। और आप सभी नोएडा से कुरुक्षेत्र धाम आए हैं, निश्चित रूप से आपके आशा करता हूँ आपकी धर्म की बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और इसी वजह से यहाँ पे ये स्थान चुना था भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए। धर्म का स्थान है और धर्मपरायण लोगों के लिए यहाँ पे सपोर्ट भी रहता है। तो पहला श्लोक अगर बोले, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए, किस क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। और वो वहां पे पहुंच के क्या कर रहे हैं? आपको कितना टाइम लगा नोएडा से इधर आने में? 5 घंटे है, तो अच्छी बात है, आपको टाइमली आके। कभी कभी जाम लग जाता है, दिल्ली से नोएडा इधर हाईवे में नहीं लगता, उधर निकलने में जाम लग जाता है। मान लीजिए कुछ लोग कभी आए और उनको 7 घंटे लग गए, और वहां से जो प्रसाद का अरेंजमेंट था वो प्रसाद भाई नोएडा में छूट गया और अगला प्रसाद आपका कुरुक्षेत्र पहुंच के होना था। आप बस में निकले लंबा जर्नी करते हुए, 7 घंटे की यात्रा के, बच्चे बीच में रो रहे हैं, परेशान होते होते कैसे किसी तरह कुरुक्षेत्र पहुंचे। और कुरुक्षेत्र आए और इस प्रसाद हॉल में बैठते ही आपके सामने प्रसाद सर्व किया गया, आप प्रसाद खाने के लिए बैठे हैं और वेदांत चैतन्य प्रभु फोन करके पूछ रहे हैं कि भक्त लोग क्या कर रहे हैं अभी? तो क्या कर रहे हैं का मतलब क्या होगा? क्या कर रहे हैं भक्त? क्या करेंगे? भूखे आए हैं, प्रसाद पाने के लिए बैठे हुए हैं, प्रसाद हमारे प्रसाद सर्व हो गया है, तभी भक्त क्या करेंगे? कोई बहुत बड़ा $multi-million क्वेश्चन है क्या? प्रसाद पाएंगे। तो भाई वो इतने वर्षों से, बचपन से लड़ने का वेट कर रहे थे, उसके बाद वनवास हुआ तो उसमें भी ये सब वो खींचातानी हुई, उसके बाद वो 4-5 साल उन्होंने ये पार्टी मेरे साथ, वो पार्टी तेरे साथ, वो करते हुए, और जब वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे, बोले कि युद्ध करने के लिए, वो बोलते युद्ध सभा, युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए। अभी वहां पे क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन बड़ा मीनिंगलेस लगता है कि नहीं? कितने लोगों को मीनिंगलेस लग रहा है? तो बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं था इस प्रश्न का, परंतु कोई चीज का अगर कोई बहुत मीनिंग नहीं लग रहा है तो उसका मतलब क्या है? ज्यादा गहरा मीनिंग है। जैसे किसी को बोला जाए तुम्हें दिखता नहीं क्या, तो मतलब दिख तो रहा है परंतु किसी चीज से टकरा गया, ध्यान नहीं दिया उसने, कुछ और गहरा मीनिंग है। तो हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि यहाँ पे बोलते कि मकुरवत संजय, वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब वो इनडायरेक्टली पूछ रहा था कि ये धर्म क्षेत्र में पहुंच के, ये बाकी सब तो ठीक है, पर मेरा बेटा जो ये दुर्योधन है, इसकी बुद्धि कहीं फिर तो नहीं गई? हरे कृष्ण वालों के कैंप में गए, कहीं इसका ब्रेन वॉश तो नहीं हो गया? आजकल लोग घबराते हैं यूथ कैंप में भेजते हुए कि ब्रेन वॉश तो नहीं हो गया, क्या ये युद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कहीं इसने युद्ध का प्लान त्याग तो नहीं दिया? कहीं इसने पांडवों के साथ में, धर्म के साथ में एक साइड में तो नहीं आ गया? ये उनका, और ये जीत रहा है कि हार रही है, किस डायरेक्शन में उसके प्रश्न थे। तो कहने का अर्थ है कि धृतराष्ट्र के मन में कुरुक्षेत्र की पोटेंसी को देखते हुए इतना बड़ा डाउट था कि दुर्योधन का भी माइंड यहाँ पे शुद्ध हो सकता है। किसका माइंड शुद्ध हो सकता है? दुर्योधन का माइंड। आप सब तो बहुत अच्छे महान वैष्णव हैं तो यहाँ पे आके आप कीर्तन कर रहे हैं, धाम में दर्शन कर रहे हैं और वेदांत चैतन्य प्रभु जी से हरि कथा सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके धर्म की बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, भक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी।
हरि बोल। ये अभी आपको आए तो कुरुक्षेत्र, यहाँ पे देखा होगा कुरुक्षेत्र इतने किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट मुड़े पिपली से और यहाँ पे आगे तो कुरुक्षेत्र आ गए। पर एक्चुअली कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वो अभी जो मॉडर्न टाइम में कुरुक्षेत्र है सिर्फ उतना नहीं है। मॉडर्न टाइम में कुरुक्षेत्र टाउन एक इतना कर दिया गया। ये तो एक्चुअली एक पुराना सरोवर था, सन्निहित सरोवर, उसका सूखा हुआ हिस्सा है जो एकदम, जो एक्चुअली पौराणिक कुरुक्षेत्र है उससे कई गुना बड़ा है। जैसे ब्रज कितना चौड़ा कितना बड़ा है, कितने कोस का है? 84 कोस। हाँ, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के मार्गदर्शन में कितने वर्षों से परिक्रमा निकल रही है। हाँ, तो जैसे ब्रजमंडल 84 कोस है, वैसे ही ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र धाम 48 कोस है। कितना है? उसका उल्टा 48 कोस। और हरियाणा के कई प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पार्ट ऑफ पानीपतन करनाल, वो सिटी नहीं, उसके डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट्स इसके अंदर में आते हैं। और बहुत सारी अद्भुत लीला स्थलियाँ हैं यहाँ पे। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है और हम लोग ने भी गवर्नमेंट के साथ में कुछ कोलैबोरेट करने का प्रयास किया इस डायरेक्शन में। सो लगभग 183 प्लस होली स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जिसमें बहुत एंशिएंट तीर्थ है परंतु कई अभी डेवलप नहीं है। उसमें से लगभग 50 प्लस डिसेंट अवस्था में और डेवलप भी हैं थोड़े बहुत, और हमारे डिवोटीज के ज़्यादा रेलेवेंट के हैं और काफ़ी दूर तक यहाँ पे फैले हुए हैं। तो मतलब अगर आप जैसे यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहीं पे पास में ब्रह्म सरोवर है, यहाँ पे स्थान पे 1928 पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे और उसके पूर्व यहाँ पे कई सारे हमारे आचार्य आए, भक्तिनोद ठाकुर आए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब आए थे तब उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। मेरे लिए सरप्राइज था क्योंकि चैतन्य चरितामृत मेंशन नहीं करता है। बट एक मैंने तात्पर्य को फिर से ध्यान से पढ़ा तो एक तात्पर्य में जहाँ पे वृंदावन से आने के बाद में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अब उसके बाद पश्चिम दिशा से होते हुए चैतन्य महाप्रभु गए, तो वहां पे प्रॉपर्टी तात्पर्य में लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम ओपिनियन श्री चैतन्य महाप्रभु वेंट टू कुरुक्षेत्र। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिक्लेयर करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र आए थे और वो अपने भक्तों को हाथ पकड़ के वो एक स्थान पे भी लेके गए यहाँ पे। और यू हमें उनके एक्चुअली जब वो यहाँ पे आए थे 1928 में, तो उसके हमें उस जगह उस समय के उनके लेक्चर्स और आर्टिकल्स हमें मिले। 1-1.5 साल लगे हम उसको ट्रेस आउट करने में। और जब आर्टिकल्स मिले उनके विजिट के, तो वो अपने डिसाइपल्स को लेके गए और एक स्थान पे लेके गए जहाँ पे एक कुंड था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला ये कुंड कुबेर कुंड है, किसी को अगर धन की इच्छा हो तो उसका जल ले लो। तो फिर उसके जस्ट बगल में उन्होंने बताया ये स्थान जो है ये कुटीर है, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। और आगे उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण के घर में रुके जिस ब्राह्मण का नाम था जगन्नाथ विप्र। क्या नाम था? चैतन्य महाप्रभु उसके 3 दिन रहे, उस पर विशेष कृपा की। आगे चल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये जगन्नाथ विप्र पुनः प्रकट हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के रूप में। तो उस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु रहे। अब जब हम लोग आए यहाँ पे तो गौड़िया मठ के अंदर में डायरम यहाँ पे है, तो वहाँ पे डायरमा बना हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु आए। तो हमने पूछा कि कहाँ पे आए, पता नहीं था किसी को। वहाँ के जो मठ के इंचार्ज थे उनसे भी पूछा यहाँ पे बना हुआ है, तो बोले जिसने बनाया था उसको पता होगा, हमें तो नहीं पता है। बहुत प्रयास किया ढूंढने ढांढने का, नहीं मिला। फिर एक बहुत पुराने उनके सन्यासी आए हुए थे, उन्होंने हमें रिकमेंड किया ये उनके भक्ति सिद्धांत महाराज के लेक्चर्स निकालो। तो निकालने में काफ़ी टाइम मिला, वो मिले, फिर हमने उसको ट्रांसलेट करवाया। तो उसमें ये आर्टिकल मिला कि भक्ति सिद्धांत महाराज कुबेर। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो हमने गूगल पे डाला कुबेर, तो कुबेर कुंड तो कहीं मिला नहीं। हमें कुरुक्षेत्र के अंदर में कुबेर कॉलोनी मिल गई है। तो कुबेर, मुझे याद है ये हम लोग वहाँ ट्रांसलेट करते हुए रात हो गई थी और रात में हम लोग ये मिला। तो अगले दिन जनवरी का मॉर्निंग थी, मैं और एक भक्त स्कूटी में बैठ के कुबेर कॉलोनी में पहुंच गए और गोल गोल घूम रहे थे।
तो वहां पे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी से हमने पूछा कि यहाँ पे कोई कुंड है, तो किसी ने बताया एक डायरेक्शन में कुंड है। और कुंड पे वहां पे हम लोग गए, हमने किसी से पूछा कौन सा कुंड है, तो वहां के जो निवासी थे उन्होंने बताया ये कुंड है कुबेर कुंड, और उसके बगल में स्थान था जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए थे। हरि बोल। इस प्रकार से कई सारे स्थान हैं। महाभारत में मेंशन आता है कि पांडव यहाँ पे आए थे और पांडव को पुलस ऋषि ने बोला इस स्थान की 48 को उसकी परिक्रमा करने के लिए। तो वो भी परिक्रमा पे जब गए, कई कई स्थान आते हैं, उसमें वरादेव का स्थान आता है। तो हम लोग ढूंढ रहे थे, कई स्थान ट्रेस हो गए थे, तो एक स्थान पे हम ढूंढ रहे थे वरादेव का स्थान क्या होगा, वो जगह मिल नहीं रही थी। फिर फाइनली हमें एक गांव मिला 12 कला करके, तो 12 कला मतलब 12 वरा मिलता जुलता है। उस गांव में गए, अंदर गए, ढूंढा, एक मंदिर था पुराना, उस मंदिर में अंदर गए तो एक एंशिएंट वरादेव की मूर्ति थी। तो वामन देव का स्थान है, अभिमन्यु ने जहाँ चक्रव्यूह तोड़ा, महाभारत से कनेक्टेड अनलिमिटेड स्थान है यहाँ पे। और आप सभी यहाँ पे बार बार आइए और इन सारे धार्मिक स्थलों को पे दर्शन कीजिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ पे इस्कॉन का एक भव्य केंद्र बने। उस समय मायापुर में स्थान नहीं मिला था। प्रभुपाद जी एक समय चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि अगर यहाँ पे बड़ा स्थान मिल जाता है तो उसको हम इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तक भी लेटर में भी लिखे, उस समय गुलजारी लाल नंदा ने उस टाइम के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी रहते, उनको लेटर में लिखे थे कि हमें इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, पर उस समय गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। पर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ पे एक बड़ा सेंटर बने। यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी खुद गए थे, उन्होंने वाइस चांसलर से भी मिले थे। प्रभुपाद जी ने अपने प्रथम शिष्य थे जो प्रभाकर मिश्र, उनको भी बोला और डिवोटीज को भी बोला यूनिवर्सिटी के साथ में कुछ कोलैबोरेशन में प्रोग्राम स्टार्ट किए जाए। तो वो प्रयास उतने वर्ष चलते रहे। कई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यहाँ पे लैंड नहीं मिला। एक मिला भी 1998 में जाके बड़ी मुश्किल से, तो उस पर केस लग गया। फिर वो छोड़ के महाराज जी ने बोला इतने वर्ष हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, लेट्स गेट अनदर पीस ऑफ लैंड। फिर फाइनली प्रयास करके 2013 में इस्कॉन को ज्योतिसर जहाँ भगवत गीता बोली गई उसके निकट में 6 एकड़ भूमि मिली। तो गवर्नमेंट से लीज पे ली इस्कॉन है और तब से एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर आप कल जाएंगे, थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये मंदिर रथ के आकार का बन रहा है क्योंकि भगवान ने स्वयं अर्जुन का रथ चलाया। और मंदिर में 4 एकड़ का खाली बेसमेंट है। मेरे ख्याल से इस्कॉन का सबसे बड़ा बेसमेंट होगा। 4 एकड़ का बेसमेंट है और उसके ऊपर टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया जो करीब डेवलप्ड एरिया जो आ रहा है वो 3,70,000 स्क्वायर फीट के आसपास आ रहा है। 3,70,000। So what I understand, ये इस्कॉन का मेरे ख्याल से मायापुर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड एरिया के रूप में होगा, जो मे बी बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट में टेम्पल हॉल है और लाइट एंड साउंड शो म्यूजियम भी रहेगा, ऑडिटोरियम होगा लगभग 500 लोगों की कैपेसिटी का, एजुकेशनल ब्लॉक। अभी आप लोगों को अलग अलग स्थानों पे रुकना पड़ रहा है, इसके लिए खेद है, पर आशा करते हैं मंदिर बनने के बाद वहाँ पे 90 रूम्स का गेस्ट हाउस होगा। हमारी इच्छा है, जो प्रभुपाद जी की इच्छा है, प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी करते। प्रभुपाद जी चाहते थे पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आए, गीता के बारे में जाने, इन स्थानों पे जाने। जो मंदिर का लोकेशन है बहुत अभूतपूर्व है। आप मॉर्निंग वॉक करते हुए 1-1.5 किलोमीटर राइट जाएंगे तो कृष्ण उपदेश स्थली पे पहुंच जाएंगे, गीता के स्थान पे। और आप गलती से लेफ्ट मुड़ गए तो भीष्म उपदेश स्थली पे पहुंच जाएंगे। हाँ, जहाँ पे भीष्म देव ने बाड़ों की शैया पे विष्णु सहस्त्रनाम और युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए। जस्ट मॉर्निंग वॉक करते हुए, कैन इट्स वेरी वॉकिंग डिस्टेंस है। और थोड़ा सा उसी रोड पे और आगे चलेंगे 20 किलोमीटर करीब, आप उस स्थान पे चले जाएंगे। पृथु महाराज का यज्ञ स्थली थी, पृथु पिहोवा, पृथु दत्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारे स्थान हैं और ये मंदिर में रेस्टोरेंट और वो सारे, और साथ में ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में सबसे बड़ी रिलीजियस स्क्रिप्चर भगवत गीता इनॉग्रेट की थी, सिमिलर साइज की एक और बनाई जा रही थी। और जब वो इटली में बनी थी, पहली वाली भी, दूसरी भी बन रही थी। और उसी समय मोदी जी इटली गए थे
तो मोदी जी को पता चला, वहां पे भक्तों ने बताया कि हम यहाँ पे भी बना, एक और बना रहे हैं। मोदी जी ने बोला आप इसको बनाओ, मैं उद्घाटन करूंगा। तो आपको जान के हर्ष होगा, वो भगवत गीता छप के अभी आ चुकी है, यहीं पे रखी हुई है और उसको सील्ड है। मुझे याद है जब यहाँ पे आई थी, जब आ रही थी फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंची और वहां से पहुंचे, महाराज का इतने फोन आ रहे थे, इतने फोन आ रहे थे, मैंने दिन में कुछ खा पा रहा था ना रात में सो पा रहा था। इसे पहुंची, कहाँ पहुंची, लेट पहुंची, ये पहुंची, और वो आ गई और अच्छे से मैं वहां पर रखवा दिया। और अच्छे से रखवा के उस समय गुरु महाराज की गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की यात्रा चल रही थी हरिद्वार में, मुझे उसको पार्टली मिस करना पड़ा, रखवा खवा के सब अच्छा करवा के मैं यात्रा में पहुंच गया। महाराज बोला तुम यहाँ पे कर क्या वो गीता इतनी महंगी है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो दैट इज ऑलरेडी देयर, और आशा करते हैं प्रधानमंत्री अपने प्रॉमिस को याद रखेंगे, वो आएंगे। और अभी जब खारघर मंदिर का उद्घाटन हुआ था, पुनः जब हमें प्रोजेक्ट चेयरमैन है नितिन कृष्ण, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि कुरुक्षेत्र मंदिर के उद्घाटन के लिए आप आइएगा, उन्होंने बोला निश्चित रूप से मैं आऊंगा। लेट अस सी क्या होता है। आप सभी कुरुक्षेत्र धाम में आए हैं, वैष्णवों का आना और उनकी सेवा करना हमारे लिए परम सौभाग्य है। तो आप सभी यहाँ पे आए, आपसे अनुरोध है, आप प्रार्थना कीजिए कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट इन्विजन किया गया था, जल्दी ही विश्व को लोकार्पण हो सके। हरे कृष्णा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः विधान चैतन्य प्रभु जी का। मैंने कई बार इन्विटेशन दिया और प्रभु जी की हेल्प से ही हमने वो ब्रोशर्स बांटे थे एनआईटीसी मीटिंग में। और मेरा प्रभु जी से नियमित रूप से भेंट होता रहता है, किसी मीटिंग कॉन्फ्रेंस, कई बार हम लोग किसी जगह जाते हैं, रूल्स भी शेयर करते हैं। सो धन्यवाद प्रभु जी, आप यहाँ पे आए और मैं अनटाइमली आगे आपकी क्लास के बीच में क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हम सभी धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। हालांकि प्लान नहीं था, पूरी कल होगी प्रभु जी, कल तो हम मंदिर जाएंगे तो प्रभु जी ही रहेंगे, इसलिए स्पेशली प्रभु जी समय निकालकर हम सब मिलने आए हैं। तो समय निकालकर हम ही ऊपर से सेशन भी होता नहीं तो किया थोड़ी देर बताने का, एंड प्रभु जी इंस्टेंटली समय लेकर थोड़ा बताया हमें। इसके लिए हम प्रभु जी का हम एक बार जो हरे कृष्ण महामंत्र कहकर धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रेस मोहन गौरचंद्र प्रभु की, कुरुक्षेत्र धाम की, श्री प्रभुपाद की। हाँ नहीं नहीं रोज नया चीज बता रहे थे कि तो थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज यहाँ के लोग जब आते कुछ ना कुछ बताते ही हैं टेम्पटिंग, तो फिर क्या करेंगे कि ज्योति सर पे लाइट एंड साउंड शो है। लाइट एंड साउंड शो है जहाँ पर पर्पस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज स्वयं भी 2-3 बार गए थे देखने। मतलब महाराज खुद भी देखते, जब भी देखते तो उनको लगता था ये नया चल रहा है, बट वही पुराना ही, बट इतना अच्छा बनाए तो बता रहे थे। वो देखने जाया जा सकता है कुछ शर्तों पे।
तो अगर वो उसको हम एकोमोडेट करना है, वो दैट इज समवेयर अराउंड 7-7:30 के आसपास है वो लाइट शो। अगर उसको अपना स्केड्यूल के अंदर हमें एकोमोडेट करना है, देन उसके लिए फिर हमें कुछ चेंजेस इस प्रकार से करना होगा कि अभी हम जल्द से जल्द निकल के यहाँ से एक स्थान पर जाएंगे, अभिमन्युपुरा, ब्रह्म सरोवर की जगह अभिमन्युपुरा जाएंगे। फिर वहाँ पर हम मनन का आपको जो 1.5 आवर टाइम है वो मिलेगा। देन फिर उसके उपरांत हम सीधा लाइट शो पे जाएंगे 7:30 के आसपास। वहाँ पहुँच के देन फिर वहाँ पर लाइट शो वगैरह देखने के उपरांत फिर वापस आकर प्रसाद लेकर हम रेस्ट लेंगे। एंड फिर कल सुबह 7 बजे तक यहाँ जप करके 7 बजे को हम ब्रह्म सरोवर पे जाएंगे। और 7:30 बजे 7-7:30 बजे से वहाँ पर भी जप करेंगे। वहाँ पर भी जप करेंगे। उसके बाद 5 मिनट दी जाएगी नहाने। एक स्नान होता है कौवे की स्नान। कौवा ना वो चलते चलते डुबकी लगाकर चले जाती है, चलते चलते ही उड़ते उड़ते ही वो नीचे से उतरेगी, डुबकी लगा के चले जाएगी। तो एग्जैक्टली उसी मोशन में पानी को टच करके निकल जाएंगे। तो फिर वापस वहाँ पर थोड़ी देर नहा के फिर यहाँ आ जाएंगे। फिर प्रसाद लेके फिर हमारी आगे की जो सेशंस इत्यादि हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे फिर फाइनली चाहे चेकआउट करने के उपरांत हम कुरुक्षेत्र मंदिर की दर्शन करके फिर वहाँ से ही फिर हम प्रस्थान कर सकते हैं। ज्योति सर तो जा ही रहे हैं, लाइट शो वहीं पर है। लाइट शो अभी ज्योति सर पे ही है जहाँ हम जा रहे हैं। तो बाकी भगवद गीता का श्लोका के रिसाइटेशन वो देखते हैं, इधर बस में चलते चलते हर बस में कराएं, फिर उसके लिए समय निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे पता नहीं। मतलब भगवद गीता रिसाइटेशन मतलब आप क्या सोच रहे हैं, पूरा भगवद गीता पाठ? हाँ, भगवद गीता पाठ पूरा करने में तो 2.5-3 घंटा लगेगा। श्लोका ही जियो। फास्ट हमें पता है आप लोग कितना फास्ट पढ़ते हैं। तो वो 3 घंटे तो वो निकल नहीं पाएंगे, नहीं तो फिर लाइट शो छोड़ सकते हैं। अभी हाँ मतलब अभी वैसे भी है, लाइट शो के बाद ना कुछ और काम है भी नहीं। लाइट शो के बाद कुछ और काम नहीं है। जो पूरा भगवद गीता पढ़ना चाहे तो वो 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ ले। तो फिर उस समय जितना चैप्टर्स आप लोग अकाउंट 8 to 9 ऐसा कुछ पढ़ना चाहते पढ़ भी सकते हैं, जितना कर पाए। हाँ जब हाँ सभी लोग मिलकर भी कंप्लीट कर सकते, सभी एक चैप्टर पढ़ लिया, 18 लोग 18 चैप्टर, तो 18 चैप्टर हो गया, आहुति चढ़ा दी। हाँ टिकट के लिए
जिस प्रभु जी से कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना हमारी, अभिषेक प्रभु जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हाँ, उनसे ही बोलेंगे तो वो टिकट्स रिजर्व करके रख लेंगे, टिकट्स रिजर्व करके रख लेंगे हमारे लिए। बट हमें टाइम भी एक बार पता कर लेना, वो मतलब 5-10 मिनट वो एडजस्ट करेंगे करके बता रहे थे। अगर हम पहले से बता दें थोड़ा सा हम लेट होंगे करके, देन वो थोड़ा सा लेट, शो भी लेट शुरू कर देंगे, बिकॉज हम सफिशिएंट लोग हैं ना, तो उस हिसाब से अभी पहले से कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। एंड फिर अभी मनन के संबंध में क्विकली सिनॉप्सिस एक बार पढ़ लेंगे। एंड जस्ट अभी तुरंत निकलना पड़ेगा, 5 मिनट हम ये समराइज करके फिर निकलते हैं। तो मोबाइल के विषय में हमने क्या बताई? टिप्स बताने के टिप्स हम बता रहे थे ना। देखो, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट यही है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में मोबाइल हम ऑपरेट ना करें, जूम के अलावा अन्य कोई और एप्लीकेशन छेड़े ना। कि छेड़ेंगे तो वो वहाँ से कीड़े निकलते हैं, तो वो पकड़ लेगी। जो बी हाइव होता है ना, थोड़ा छेड़ा चिपक जाएंगे। तो वैसे ही व्हाट्सएप ये सारा छेड़ना नहीं है, बस प्रणाम करके आगे निकल जाना है। तो उस समय केवल एक ही एप्लीकेशन अलाउड है, जूम। वो टाइम रख लेना 9-9:30 ऐसा टाइम रख लेना, तब तक नो अदर एप्लीकेशन एक्सेप्ट जूम। ये एक संकल्प लेना होगा, नो अदर एप्लीकेशन एक्सेप्ट जूम अंटिल 9-9:30। एक तो ये पॉइंट हुआ। एंड दूसरा, जनरली समस्या क्या होता है कि ये हमें मान लीजिए कभी कुछ श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, कोई और काम भी कर रहे हैं, सडनली कुछ याद आता है, अरे इनको मैसेज करना था। देन फिर लगता है कि अभी नहीं करेंगे तो बाद में भूल जाएंगे, अभी कर लेते हैं करके फिर मोबाइल उठाएंगे। तो उनको मैसेज करने फिर मोबाइल खोला और व्हाट्सएप खोला, देन कोई और मैसेज दिख गया, देन वो मैसेज खोल दिया, देन उसके बाद कहीं और गए, फिर कहीं और गए। जिनको मैसेज करना तो उनको भूल ही गया, वो तो भूल ही जाते हैं, तो वैसा खो जाते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रैप, ये ट्रैप हो गया ना। तो इसमें हमें व्हाट वी गॉट टू डू इज कि whenever such pop-up comes onto your mind, better keep a small notepad and a pen। तो उस पर आपको सिंपली एक हिंट नोट करके रख लेना, मुझे इनको मैसेज करना है। बार बार मोबाइल मत खोलना, वो तो बॉम्ब की तरह देखना है, तो वो नोट करके रख लेना। एंड आप जैसा को कहते हैं ना, यशस्त्री संध्या, 3 संध्याओं में गुरु की स्मरण करनी चाहिए। तो गुरु के साथ साथ आप मोबाइल का 3 संध्याओं में ही स्मरण करें। 3 संध्याओं में स्मरण करें। आप बार बार मोबाइल खोलेंगे, देन वो आपकी बुद्धि को खा जाएगी। 3 संध्याओं में रखें। एंड फिर यू कैन हैव अ स्टिपुलेटेड टाइम में हर मतलब इसमें 15 मिनट 20 मिनट वॉट एवर ये स्टिपुलेटेड टाइम रखिए। केवल उसी समय ही यू ऑपरेट द मोबाइल, बिकॉज जितने भी बाकी समय पर जो भी मैसेजेस आपको मिली हुई है, जनरली क्या होता है कि ये जो आवाज़ आता है ना बीच बीच में, बीप, व्हाट्सएप आ गया, आपको मैसेज आ गई, ये आ गई, वो आ गई, वो यमराज जी का कॉल है। तो वो बीप आता है,
तो वो हम तुरंत वो मोबाइल खोल देते हैं, फिर देखने लगते हैं, देन उनको रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, देन फिर उसके अंदर घुस जाते हैं। देन फिर दोबारा हमारा जो फ्लो था, जो कोई सेवा करने के लिए और साधना करने के लिए, वो टूट जाएगी। दोबारा वो फ्लो बनाने में हमें और समय लग जाएगी। उस प्रकार से मैंने देखा कि काफ़ी हमारा समय बर्बाद हो जा रहा है इसमें ना। तो इसलिए वो ढंग का साधना भी नहीं हो पाता, न जप इत्यादि भी हो पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इस प्रकार से एक टाइम्स अगर फिक्स कर दें ना, तो इस प्रकार से दिन में 2 बार या 3 बार इस प्रकार से आप रखकर फिक्स कर दो, इतने बजे से इतने बजे तक आप उस समय डेडिकेटेडली मोबाइल को ही सरेंडर कर दो। ये दिस इज डेडिकेटेड मोबाइल टाइम करके ही आप दे दीजिए, एंड पूरे समय मोबाइल ही ऑपरेट करो बस। मोबाइल देख लीजिए, आपको कौन मैसेज किन को रिस्पॉन्ड करना, क्या करना क्या नहीं करना, वो सारा आप देख लेना, चाहे 2 बार हो 3 बार, जो भी व्हाट्सएवर योर नीड इज, नीड के अनुसार। बट आप दिन में जब भी अगर इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने का, इंस्टेंटली सब कुछ देखने का प्रयास करें ना, देन फिर आपका बहुत सारा समय इसमें चले जाएंगे। एंड फिर जब भी आपको कुछ मैसेज भेजने की, कुछ कॉल करने की जो मन में आता है, कोई और काम करने की, वो आप अपने पास जब भी काम करते हो एक नोट पैड रख लेना, वो उस पर आप नोट करके रख लो। जब आपको वो टाइम आएगी, अच्छा दोपहर 12 बजे को आपको मोबाइल खोलने के समय है, तो वो 12 बजे को आप नोटबुक भी बगल में रख दिए, एक एक काम आप पढ़ के फिर वो काम कर लिया आप। तो इससे क्या होगा, आपकी टाइम भी एफिशिएंटली यूज़ होगा, एंड ये जो बार बार वो मोबाइल देखने की जो ये है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार लोग हमें पता भी नहीं चलता है कितना समय हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, बिकॉज ये बिल्कुल सही में ट्रैप जैसा है। आप एक वीडियो खोलते हो, देन फिर एक वीडियो खोलने के बाद कुछ और रिकमेंडेशन आ जाता है, देन फिर नीचे स्क्रॉल करते जाते, देन फिर कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगता है, देन वो देखने लगते हैं, देन फिर कहीं और जाएंगे। तो ऐसा कई बार शॉर्ट तो है 1 मिनट की, वो 1 मिनट की शॉर्ट देखते देखते कितने घंटे निकल जाते पता नहीं चलता है। 1 मिनट की शॉर्ट देखने में कितने घंटे निकल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए एक तो मॉर्निंग 9-9:30 तक नो मोबाइल एक्सेप्ट जूम, एंड 9:30 के बाद भी एक फिक्स टाइम्स में ही मोबाइल ओपन करना है 10-15 मिनट्स के लिए, हर बार मोबाइल को अटेंड नहीं करना है। एंड जो कॉल्स भी जो आते हैं ना, जब तक वो इम्पोर्टेंट कॉल ना हो, देन फिर आप जो आपने टाइम अलॉट किया हो उस समय आप पोस्टपोन कर सकते हो। ठीक है, आप कॉल कर देना ऐसा कुछ करके। जिन कॉल्स को आपको अटेंड करनी है तो अटेंड करना होगा, जो आप उसको बाद में कॉल बैक कर सकते हो, उसको बाद में कॉल बैक कर लेना। तो उस प्रकार से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो देन फिर बहुत दिक्कत होगा। एंड ऐसे भी मैंने कहा था कि मोबाइल में केवल सही में जो आप यूज़ जो आपके लिए ज़रूरत है कंपलसरी, उन्हीं ही एप्लीकेशंस को रखो। बाकी सारे अनइंस्टॉल कर दो, निकाल दो, ख़त्म कर दो, जो कि आपकी सेवा के लिए जो ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल फेसबुक आपकी सेवा के लिए ज़रूरत नहीं, आपकी इस प्रकार की कोई सेवा नहीं दी गई है जिसमें फेसबुक की ज़रूरत पड़े, देन क्यों फेसबुक चलाएं? हमारे पास बहुत बुक्स है, वो बुक पढ़ ले, ये फेसबुक छोड़ दे। तो इस प्रकार से जो आप जो ज़रूरत नहीं है सेवाओं के लिए, उन चीज़ों को हटा दो। अगर मान लीजिए कि आपके हाथ नहीं आ रहे उसको अनइंस्टॉल करने में, कई बार ऐसा अटैचमेंट होता है, फिर लोग हाथ कांपने लगता है अगर इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना है। अरे तो उस समय ना आप किसी भक्त की मदद ले लेना, तो पकड़ा देना, प्रभु जी इंस्टाग्राम की समाधि दे दीजिए,
समाधि करा दो, उनको दे देना, देन फिर वो खत्म हो जाए। नहीं तो ना फिर इफ यू डू नॉट डिस्टर्ब देम देन दे विल डिस्टर्ब यू। बेटर डिस्टर्ब देम, उसको डिस्टर्ब कर खत्म करो। देन मतलब जितने कम चीज़ें रहेंगे ना मोबाइल में उतने कम डिस्ट्रैक्शन रहेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि अरे फेसबुक भी चेक करो, इंस्टाग्राम भी चेक करो, फिर व्हाट्सएप भी चेक करो, फिर बाकी जो जो है फिर वो सारे भी चेक करते रहो, दिन फिर गए। तो इस प्रकार से। एंड अगर जिनको और ज़्यादा दिक्कत है, एक और पैरामीटर ये भी है कि आप अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम हर दिन नोट कर लेना। आज 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे टाइम है करके ये स्क्रीन टाइम नोट कर लेंगे तो आई मीन व्हाट इज बीइंग ट्रैक्ड, यू बिगिन टू बिकम कॉन्शियस ऑफ इट। जब भी आप कोई ट्रैक करने लगते हो आप सचेत हो जाते हो उन चीज़ों को लेकर ना, देन फिर आप यूज़ करते वक्त भी आप सोचने लगते हो अरे नहीं यार कल तो 5 घंटा हो गया, नहीं करते भी 5 घंटा हो गया, आज तो कम से कम 4 घंटा तो 4 घंटा पे लाना है करके देन आप प्रयास करेंगे। तो उस प्रकार से आप क्वान्टिफाई कर पाएंगे आप ना। यस, मैं पिछले साल मेरी एवरेज क्या था 4 घंटा, तो इस साल मैं 3 पे पहुंचूंगा। तो वैसा आप क्वान्टिफाई करके आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो मैंने बताई है ना, तो ये करने का प्रयास करें। एंड अभी लास्टली बाकी जो 5 चीज़ें हैं, तो 5 चीज़ों के विषय में जिन जिन नोट डाउन किया हुआ है तो एक एक चीज़ आप पढ़ना शुरू करें ताकि लोगों को आइडिया लगे। जो अभी हम बस ऐसे जब निकलने के पहले क्विक, सबसे पहला स्वास्थ्य कौन पढ़ेगा? बसेस तैयार कर लेना। वैसे भी अभी नहाना का तो है ही नहीं, कपड़े वपड़े लाने की जरूरत नहीं है, सीधा चलेंगे। स्वास्थ्य आप पढ़ रहे हैं? हेल्थ और कॉन्शियसनेस। तो इसके जैसे आपने बताया कि 2-3 पॉइंट हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेल्थ पे हमको ध्यान देना है कि जो नॉर्मल किस चीज़ का लैक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे साथ इफेक्ट पड़ रहा है और ये सब उस पर हमको ध्यान देना है। जिसका रूटीन होना चाहिए कि डेली स्लीपिंग टू वेकअप टाइम, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है और हेल्दी डाइट लेना है। अगर हमको कोई बीमारी है तो उसको भी प्रॉपर हमको मॉनिटर करके हमको उसके अकॉर्डिंग अपने स्वास्थ्य पर प्रॉपर ध्यान देना है। उसके बाद से कॉन्शियसनेस में था कि कॉन्शियसनेस को ठीक करने के लिए जैसे क्या चीज़ हमारे बहुत इफेक्ट करे, जैसे एग्जाम्पल फॉल्ट फाइंडिंग है तो हम बहुत ज़्यादा फॉल्ट में हमारी चेतना पर बहुत ज़्यादा असर करेंगे और उससे रिलेटेड जो है और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, चेतना हियरिंग के विषय। तो उस प्रकार से स्वास्थ्य के विषय में सोचते वक्त एक तो अभी आपकी करंट क्या समस्या चल रही है तो वो भी सोचकर तो उसके हिसाब से भी आपको अपनी लाइफस्टाइल प्लानिंग करना होगा। उसके अंतर्गत ना लाइफस्टाइल प्लानिंग इन द सेंस इट मे बी सम एक्सरसाइजेस, योगा हो या मेडिकेशन हो, डाइट हो, कुछ हैबिट्स हो, तो उन सारे चीज़ों के विषय में सोचना होगा। व्हाट ऑल थिंग्स आर टू बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड और मेड बेटर, तो उन चीज़ों के विषय में सोचना होगा स्वास्थ्य के विषय में जब आप चर्चा करेंगे। एंड जब शरीर की बात करें मन भी तो है ही,
शरीर के अंतर्गत मन के विषय में भी व्हाट इज़ एफेक्टिंग योर माइंड जैसे बता रही है, तो वो उसके लिए फिर कौन सा श्रवण करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज़ बीइंग, मतलब किसी के अंदर अहंकार ज़्यादा है या फॉल्ट फाइंडिंग ज़्यादा है, देन उसके संबंधित चीज़ें सुनो, उसके संबंधित चीज़ें पढ़े, उसके संबंधित कुछ संकल्प ले, तो वैसा। ठीक है, नेक्स्ट स्वास्थ्य के विषय में हो गया ना। एंड ये स्वास्थ्य में ये स्लीपिंग हैबिट, लाइफस्टाइल में स्लीप भी आएगा, स्लीपिंग हैबिट्स भी निर्धारित करना होगा, कितना नींद की आपको ज़रूरत पड़ता है, फिर कैसे आप नींद बैलेंस कर रहे हो। अभी नेक्स्ट साधना बोलिए। साधना के लिए आपने पहले बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इट एक्ट्स एज अ रूट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। अब इसको मेनली होगी तो हमारी सेवा के और दूसरा मेनली, तो इसके लिए मतलब साधना में भक्ति रेगुलर चैंटिंग रीडिंग और जो मॉडल प्रोग्राम है इसके चेकिंग पॉइंट्स बताया था कि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसे प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए और मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मतलब जो उनके धर्म है वो 4 बजे से पहले उठेंगे और मतलब उनका लाइफ स्टाइल ऐसे बेस्ड रहेगा। तो साधना के विषय में अगर मोटा मोटा कहा जाए, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, एसोसिएशन, आप ऐसा सोच सकते हैं। साधना के संबंध में ये 4-5 चीज़ें सोच सकते हैं। यस, श्रवण में हाउ मेनी आवर्स ऑफ हियरिंग आई एम गोइंग टू टारगेट दिस ईयर। टोटल 365 डेज है, 365 डेज के अंदर मैं अराउंड 180 आवर्स ऑफ हियरिंग में टारगेट करता हूँ। एंड 180 आवर्स ऑफ हियरिंग में क्या क्या करने वाला, क्या क्या सुनने वाला हूँ, ये भी हमारी फिक्स्ड होना होगा। फिक्स्ड होना होगा कि बेस्ड अपॉन, एक तो हमें क्या हमारे फैसिलिटेटर्स ने क्या रिकमेंड किया कौन सा लेक्चर सुनने के लिए, बिकॉज जनरली हियरिंग के अंतर्गत हमने बताया हुआ है श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर्स कंपलसरी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स के साथ साथ जो भी जिस गुरु से भी आप एस्पायर कर रहे हो उनके लेक्चर्स भी होनी होगी। तो ये 2 कंपलसरी है। एंड बाकी आप फैसिलिटेटर से आप बाकी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। एंड ये मतलब इसी हियरिंग के अंतर्गत भी आपकी जो नीड है, फॉल्ट फाइंडिंग हो, जो भी समस्या आपके जीवन में अभी है, उसके संबंधित भी कुछ सीरीज आपको उसमें शामिल करनी चाहिए। तो इस प्रकार की 180 आवर्स ऑफ हियरिंग आप शेड्यूल करो। हाँ, 30% हमको जो स्पीच मास्टर है उसको लेक्चर्स को देना है, देन 30% जो है जो नीड है उसके ऊपर हमको देना है। हाँ, और हमको 4 आवर्स जो है पर वीक जो है ये श्रवण पे हमको टोटल 4 आवर्स पर वीक देना ही देना है। हाँ, और इसमें जनरल टॉक पे आपको इंक्लूड करना है। और रीडिंग में भी आपने मुझे बताया था कि हमें कैटेगरी वाइज हमको, जैसे आपने बताया कि वन नोट ऐप होता है, तो वन नोट ऐप में हम उसमें टॉपिक वाइज नोट्स बना सकते हैं। जैसे भगवद गीता में भी हम बना सकते हैं, भगवद गीता में कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ श्लोक है या कोई पॉइंट है तो उसको वहाँ पे रखेंगे ताकि हमको बाद में सर्च करने में इजी हो। हाँ, तो ये सारी चीजें बताई। तो उसमें भी बताया कि भगवद गीता को चैप्टर वाइज, श्रीमद् भागवतम चैप्टर वाइज और पर्सनालिटीज पे, जैसे किसी वैष्णव है जो हमारे आचार्य हैं उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें रीडिंग और हियरिंग से बताया। जैसे इम्पोर्टेंट ये डिविजन्स वगैरह ना, ये थोड़ा सा कैटेगराइज करके हमने बताया ताकि मतलब किस प्रकार से चुनना चाहिए आपके ओवरऑल रीडिंग हियरिंग को, वो भी हमने बताया उसमें। तो वैसे चैंटिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए, चैंटिंग भी आपकी है, जो चैंटिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए कोई चैंटिंग बॉडी से कि जैसा आज मैं वो लिविंग नेम्स करके सजनन स्वामी महाराज का लाया था, तो दोज आर हेल्प बुक्स है।
तो उस प्रकार की कोई चैंटिंग का हेल्प बुक आप लीजिए, भूरिजन प्रभु का है, सचिदानंद स्वामी महाराज जी का है। तो उस प्रकार की लोगों की आप हेल्प बुक्स ले सकते हैं। तो हेल्प बुक आप रख के आप अपने चैंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर चैंटिंग करने के पहले अगर 1-2 पेजेस आपने पढ़ लिया, एक दिन रात को आपने पढ़ लिया सोने के पहले, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नेक्स्ट डे चैंटिंग। तो उस प्रकार से चैंटिंग आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसका भी प्लानिंग हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज हमने उसमें कवर किया होगा। एक और इम्पोर्टेंट मतलब आपने ये करना था कि टारगेट फिक्स करना होगा, रीडिंग वीडियो को टारगेट फिक्स करना होगा कि एक दिन में वो कितना पेज पढ़ना है, 7 डेज में वो कितना होगा और 1 मंथ में वो कितना टारगेट है। हाँ, तो इस तरह से बनाया है। यस ये टारगेट्स रखना होगा। जैसा शुरुआत में मैं बता रहा था, मतलब कितने आप मतलब देखना पड़ेगा। आप पर डे अगर मान लीजिए कि 10 पन्ने पढ़ सकते हो, देन पर ईयर कितना हुआ, 3600 पेजेस होगा। देन 3600 पेजेस आप पढ़ सकते हो, देन उसकी इक्विवेलेंट कितने बुक्स आप पढ़ पाएंगे, तो आप देख लेना। कई बार टारगेट रखते हैं, बट बहुत प्रयास करें अचीव करने की। जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने टारगेट रखा था, मैं 5 मैं मध्य लीला पूरा करूँगा करके, जिसमें 5 पुस्तकें हैं, बट मेरे से 3.5 ही हुआ है। 3.5 हुआ है, तो मैं अभी बाकी हूँ करने में। तो इस प्रकार से टारगेट रखेंगे तो आप क्वांटिफाई कर पाएंगे, आप कहाँ तक कहाँ तक नहीं कर पाया, कहाँ फेल हुआ, आप कर पाएंगे। तो वैसे आप टारगेट रख कर करो। तुम 5 पुस्तक मतलब ईच बुक इज अराउंड 600-800 पेजेस है, देन 8 into 600 4800 पेजेस है टोटल। तो उस प्रकार से आप टारगेट रखिए। उस प्रकार से टारगेट रखिए। आपके पास अगर वेदा बेस बुक है ना, वेदा बेस अगर मोबाइल में है, देन उसमें आपको पेजेस आ जाता है, कौन सा बुक की कितना पेजेस है, कौन से चैप्टर कितना पेजेस होगा आपको दिख जाएगी। तो आपको उससे भी देखकर आप लोग लिख सकते हो। तो हम भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने तरीके से। तो ये हो गया बुक्स का, ये चैंटिंग साधना हो गया। साधना के बाद स्वास्थ्य साधना, सेवा, सदाचार सेवा, सदाचार भी है। यस, आप किस विषय में बताने वाले हैं? सेवा के विषय में बोलिए। सेवा के लिए भी लोग क्या करेंगे, साधनों की सब कुछ नहीं है, जैसे बहुत ही सारी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने ये बताया कि इस तरह से हमें ये भी एक टारगेट देना चाहिए कि कितने नए लोग को इस मिशन के साथ में जोड़ सकते हैं, श्री प्रभुपाद के संग में जोड़ सकते हैं। तो आप बताया कि अगर हमें 10 भक्तों का टारगेट दिया है, 10 नए लोगों को जोड़ने का अपना संकल्प लेते हैं, तो हमें केवल 100 लोगों को लेक्चर्स में लेके आना पड़ेगा। अगर 100 लोगों को लेकर चलेगा आने से 1000 लोगों को अप्रोच करना है, ये आपने बताया। और 10 मार्क्स में मिनिमम अमाउंट, जैसे कि मिनिमम ये 10 रुपीज का तरीका होना चाहिए। इसके अलावा मॉर्निंग प्रोग्राम का रोज जो योजना है उनके लिए अच्छा करना है कि एवरीडे अटेंड करना, बट मिनिमम 2 डेज और मॉर्निंग प्रोग्राम करना। आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहे हैं सभी को? तो 1000 है ना? 1000 सही में, मतलब सही बात है। अभी हमारे भविष्यवाणी झूठा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार संकल्प लेंगे तो पूरा करेंगे। ये सब चीजें
सुबह उठने का भी संबंध में इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर कोई लेट उठ रहा है तो कम से कम मतलब वैसा तो कम से कम 4 बजे तक तो उठ जाना चाहिए आइडियली, तो 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। एंड सेवा के संबंध में भी हमने कहा, जो स्पेशली प्रीचिंग के संबंध में भी, अब कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में टारगेट ले सकते हैं, प्रीचिंग डिवोटीज़ के संबंध में टारगेट ले सकते हैं। मैं इस साल 10 लोगों को भक्ति में लाऊंगा। मैं भक्ति में लाने का मतलब है कि आई विल गेट देम टू अराउंड 8 राउंड्स पर डे चैंटिंग पे, अच्छा 4 राउंड्स पर डे, मतलब इस प्रकार के, मतलब इस स्तर पे मैं ले आऊँगा करके 8 राउंड्स पर डे की चैंटिंग में मैं 10 लोगों को ले आऊँगा। देन उस हिसाब से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्लान करना होगा कि तो मुझे कितने लोगों से मिलना। अगर मुझे 10 लोगों को अगले साल तक मुझे भक्ति में लाना है 8 माला तक, देन फिर आज मुझे कितने लोग 8 लोगों को 8 माला पे लाना है, तो जब मैं 100 लोगों को इंस्पायर करूँगा तब जाकर 8 लोग 8 माला पे आएंगे। एंड 100 लोगों को इंस्पायर करने के लिए फिर मुझे पहले 1000 लोगों को मिलना पड़ेगा। 1000 लोगों को मैं टच करूँगा तो फिर 100 लोग फिल्टर आउट होकर निकलेंगे, जिनको मैं कल्टिवेट फॉलो अप करने का प्रयास करूँगा, तो फिर 8 लोग बचेंगे, 10 लोग बचेंगे जो कि 8 माला करने वाले होंगे। तो फिर 1000 लोगों को कहाँ आप टच करेंगे, कैसे टच करेंगे, वो आप प्लान आउट करो। तो उस प्रकार से प्लानिंग करना होगा। तो प्रीचिंग के साथ उसी प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में भी, इस ईयर में कितने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो वैसे जो भी आपको और अन्य सेवाएं दी जाती है उसका कोई टारगेट होनी चाहिए। इफ नॉट नो, अगर कोई टारगेट नहीं है ना, इट विल सिंपली गो ऑन एंड ऑन एंड आपको पता ही नहीं चलेगा। अब कुछ साल के बाद यू योरसेल्फ विल स्टार्ट फीलिंग डिससैटिस्फाइड फॉर योर इनएबिलिटी। आपको मतलब हताश होने लगे, अरे मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, होगा ही नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगा करके आप कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर जाएंगे अगर लंबा समय तक ऐसे ही रह जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा जग जाना होगा अभी, ठीक है। टाइम नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ बुक्स अब टारगेट रख सकते हैं, मैंने पर मंथ कितने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या है करके। तो ये हो गया सेवा का, हो गया। एंड फिर नेक्स्ट सदाचार के विषय में तो मैंने सिंपली यही बताया कि आप एनालाइज करो कौन सा सदाचार अभी पालन कर रहे हैं एंड कौन सा नहीं कर रहे हैं, और उन जो नहीं कर रहे उनमें से कौन सा इस साल आप प्रैक्टिस करेंगे, कई लोगों ने ऑलरेडी वैष्णव सदाचार बुक ऑलरेडी पढ़ भी लिया होंगे और कोर्सेज भी अटेंड किए होंगे। वो सारा मतलब आप निकालो, खुदाई करो, निकालो एंड फिर सोचिए उसके विषय में सदाचार। एंड फिर फाइनली संबंध, तो हम पिछले 2 दिन से हम पूरा चर्चा कर ही रहे हैं। तो संबंध के विषय में हाउ कैन यू इम्प्रूव, व्हाट यू आर गॉट टू डू टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स, what sacrifices that you wish to do, what compromises, what cooperation you wish to make। then फिर ये सारे भी आप संबंध के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। तो संबंध में भी इट इज़ स्पेंडिंग टाइम ऑल्सो, तो वो सारे चीज़ें आप लोग सोचिएगा। तो ये अभी हम सब लोग अभिमन्युपुरा के लिए निकलेंगे। वहाँ पर बता रहे थे कि मतलब अच्छा स्थान है, तो देखते हैं कितना अच्छा स्थान है। वही कि जो भी स्थान आपको मिले, अगर मान लें छोटा सा ही स्थान मिला, फिर भी आप सभी लोग मतलब साथ में नहीं बैठना, मेन तो ये है। क्योंकि साथ में बैठेंगे ना, फिर वो चिड़ियों वाली आवाज़ आता रहता है, चुप 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 करके, वो नहीं आना है हमें।